Adverbs, defining an adverb. An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये समझना है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब आती है उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, या किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। तो ऐड करने का मीनिंग है कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, या फिर किसी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। तो ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्वालिफाई करता है, उस वर्ड को बोलते हैं हम एडवर्ब। जैसे कि द ट्रेवलर वॉक्ड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मीन्स क्विकली, राइट। तो ये जो वर्ड है ब्रिस्कली, वो ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि सपोज करो इस वर्ड को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या बोलोगे? द ट्रेवलर वॉक्ड, जो ट्रेवलर था वो चला। अब मैं कहता हूँ द ट्रेवलर वॉक्ड ब्रिस्कली, वो ट्रेवलर तेजी से चला। तो ये तेजी से ये जो वर्ड है, ये ब्रिस्कली जो वर्ड है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है? उसके चलने के बारे में, या उस ट्रेवलर के बारे में? ऑफ कोर्स उसके चलने के बारे में। चलना क्या है? वर्ब। तो जो वर्ब, ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उस वर्ड को बोलते हैं एडवर्ब। Please try to understand once again. An adverb is a word that adds meaning to the, sorry, something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, या फिर किसी और एडवर्ब के मीनिंग में ऐड करता है। ऐड करने का मतलब है कि उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो वो वर्ड कहलाता है एडवर्ब। जैसे ब्रिस्कली वर्ड जो है, वो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि वो चलता तो है, वो चला तो है, ट्रैवलर चला तो है, परंतु कैसे चला है? ब्रिस्कली चला है, वो तेजी से चला है, क्विकली चला है। तो ये वर्ड उसके चलने के बारे में, चलना क्या है? वर्ब है, राइट। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, टुडे आई फेस्ड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जो वेरी वर्ड है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? देखो सपोज करो वेरी को हटा दो, तो हम क्या बोलेंगे? टुडे आई फेस्ड अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या है? एक कंडीशन का नाम है, यानी कि नाउन है। और डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाम को क्वालिफाई कर रहा है, नाम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिफिकल्ट। अब मैं कह रहा हूँ टुडे आई फेस्ड अ डिफिकल्ट, फिर मैं कहता हूँ टुडे आई फेस्ड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब वेरी क्या है? वेरी किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सिचुएशन तो मैंने फेस की वो डिफिकल्ट तो थी, परंतु वेरी डिफिकल्ट थी। तो वेरी किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? डिफिकल्ट के बारे में, राइट। तो डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, एक्स्ट्रा मीनिंग कुछ समथिंग उसमें ऐड करे, या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो उस वर्ड को बोलते हैं एडवर्ब। तो इस तरह यहाँ पे ब्रिस्कली और वेरी दोनों ही क्या है? यहाँ पे एडवर्ब्स है। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, शी फेस द इंटरव्यू क्वाइट कंफर्टेबली। तो ये क्वाइट वर्ड है, ये भी यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? हम कह रहे हैं कि उसने इंटरव्यू को फेस किया कंफर्टेबली, बिल्कुल आराम से, सॉरी कॉन्फिडेंटली। उसने कॉन्फिडेंटली उसको यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उस इंटरव्यू को फेस किया। नॉट कॉन्फिडेंटली, सो दैट्स कॉन्फिडेंटली, नॉट कॉन्फिडेंटली। सो हम ये कह रहे हैं कि क्वाइट कॉन्फिडेंटली। तो क्वाइट वर्ड क्या है यहाँ पे? वो कॉन्फिडेंटली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या किसी और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, कुछ और मीनिंग ऐड करे, तो वो वर्ड कहलाता है एडवर्ब, राइट। तो ब्रिस्कली, वेरी एंड क्वाइट, ये यहाँ पे क्या है? एडवर्ब्स। क्लियर? इन द अबोव सेंटेंसेस द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स आर ऑल एडवर्ब्स। जो सारी वर्ब्स दी गई हैं बोल्ड लेटर में, वो सारी क्या है? एडवर्ब्स हैं। In sentence 1, the adverb briskly adds to the meaning of the verb walked. It tells how the traveler walked. Same thing I have told you. In sentence 2, difficult is an adjective describing the noun situation. That verb very adds to the meaning of the adjective difficult. It tells how difficult the situation was. Right? Same thing I have told you. Means difficult is adjective here because it's a qualifying, it's giving the extra information about the situation,
and very is here adverb. In sentence 3, confidently is an adverb describing the verb faced. The adverb quite adds to the meaning of adverb confidently. It tells how confidently she faced the interview. Same thing I have told you, right? I hope you must have understood about the adverbs. Now let's understand kinds of adverbs, means types of adverbs we are going to understand. So basically we can say that adverbs are 10 types. Adverbs के जो types होते हैं वो 10 होते हैं. Let's talk about them one by one. Adverbs of manner. हमें समझना है कि adverb of manner क्या होता है. ऐसी adverb जो किसी काम के होने के तरीके को शो करे. Manner का मतलब होता है way of doing something. टेल हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म, बताए कि हमें किस तरह एक्शन को परफॉर्म किया जाता है. जैसे वर्क फास्ट, वर्कड क्वाइटली. तो फास्ट वर्ड है और क्वाइटली वर्ड है, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि वो जो काम हुआ उसकी तरीके को हम वो बता रहे हैं इन एडवर्ब्स के द्वारा. तो तरीके बताने वाली एडवर्ब्स जो होती है, वे बताने वाली एडवर्ब्स जो होती है, उनको एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं. सेकंड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. टेल वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से हमें पता लगता है कि वो एक्शन कहाँ पे होता है. जैसे सेट हेयर, वेंट डाउनस्टेयर. हेयर और डाउनस्टेयर क्या है, ये एक प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, स्थान के लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं. तो स्थान को बताने वाली एडवर्ब्स क्या होती हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. टेल व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, केम अर्लियर, अर्ली, प्लेड टुडे. तो ये जो टाइम को डिनोट करती हैं एडवर्ब्स, उनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, लाइक अर्ली, टुडे. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. टेल हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें किसी काम के होने की बारंबारता को बताती है, यानी कि वो काम कितनी बार होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी को बताती है, राइट. तो उसके लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे ट्वाइस, यूजुअली, दो बार, अक्सर. तो ये वर्ड्स क्या है, ये हमें बता रहे हैं कि कोई काम कितनी बार होता है. तो फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री. नो, कम्प्लीटली, टोटली, फुली, फुल. तो ये क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी चीज की मात्रा को बताते हैं, कितना वो काम होता है. जब हाउ मच से क्वेश्चन करते हैं या इन व्हाट डिग्री से क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर निकल के आता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. जैसे कंप्लीटली, आई नो हिम कंप्लीटली, मैं उसको पूरी तरह जानता हूँ. तो मैं डिग्री बता रहा हूँ, मैं कितना जानता हूँ, राइट. Interrogative adverbs. Interrogative adverbs used to ask a question like when did the train arrive, why is the train late. ऐसे words जो question पूछने के काम आते हैं, उन words को बोलते हैं interrogative adverbs. जैसे when है, why है. Next, adverbs of affirmation and negation express assertion or denial, sorry. सो ऐसे वर्ड्स जो हमें ये शो करते हैं किस चीज की, यस, यस या नो को शो करते हैं, सर्टेनिटी को शो करते हैं. इसका हम रिप्लाई अफर्मेशन में देते हैं या नेगेशन में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं. तो ऐसे वर्ड्स क्या हमें क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन. जैसे ही विल सर्टेनली हेल्प यू. सर्टेनली क्या है, यहाँ पे एक निश्चितता को शो कर रहा है, अफर्मेशन को शो कर रहा है. तो यहाँ पे सर्टेनली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है. उस तरह नोट भी हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन होता है. टाइप नंबर 8, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स. एक्सक्लेमेटरी मींस लाइक ऐसे वर्ड्स जो हमें सरप्राइज को शो करने के काम आते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स बोलते हैं. बेसिकली इसमें दो वर्ड्स होते हैं, हाउ एंड व्हाट. जैसे हाउ क्लियरली शी एक्टेड, व्हाट अ हिलेरियस कॉमेडी. तो व्हाट एंड हाउ जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो व्हाट और हाउ को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स. नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब्स. रिलेट और रेफर बैक टू देयर एंटीसीडेंट. ऐसे वर्ड्स जो अपने पहले आने वाले बैक, यानी कि अपने से पीछे आने वाले एंटीसीडेंट को रिलेट करते हैं, उनको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. लाइक I rested whenever I got an opportunity. I parked the car where
यू हैड इंस्ट्रक्टेड मी। तो ये जो वर्ड्स हैं अपने से पहले आने वाले वर्ड को डिनोट करते हैं। ये दो तरह से काम करते हैं, एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं और सेकेंडली कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं। सेंटेंस के ज्यादातर बीच में यूज किए जाते हैं। Sometimes an adverb can modify the whole sentence. Luckily, she was not much hurt. तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में एक वर्ड पहले दिया होता है कोमा लगाकर, वो पूरे ही बात को क्वालिफाई कर रहा होता है, पूरे ही बात के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा होता है। तो उस तरह के वर्ड्स भी हम को उन वर्ड्स को भी हम एडवर्ब्स बोलते हैं। वो उसका 10th टाइप है, यानी कि वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Interrogative adverbs are used to ask question about the manner, time, place, degree or frequency of an action. जो हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं वो हमें क्वेश्चन पूछने के काम आती हैं, जैसे मैनर के लिए, टाइम के लिए, प्लेस के लिए, डिग्री के लिए या फ्रीक्वेंसी के लिए। जैसे हाउ डिड शी सिंग एट कंसर्ट। तो हाउ क्या है, यहाँ पे एक मैनर को जानने के लिए हमने वर्ड यूज किया है। वेयर आर यू वर्किंग, आप कहाँ काम कर रहे हो। तो वेयर क्या है हमारा, हमने प्लेस को जानने के लिए वर्ड ये यूज किया है। तो ये हाउ और वेयर क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हमें बताया गया है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो होती हैं बेसिकली मैनर के बारे में पूछती हैं, टाइम के बारे में, प्लेस, डिग्री और फ्रीक्वेंसी के बारे में। Point number two, relative adverbs play a double role because they function as an adverb as well as a conjunction. जो relative adverbs होती हैं वो डबल रोल प्ले करती हैं, adverbs की तरह भी काम करती हैं और सेकेंडली कंजंक्शन की तरह भी काम करती है, क्योंकि उनको सेंटेंस में बीच में यूज किया जाता है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। Miss Iyer does not remember where she left her cell phone. I feel happy whenever I meet him. So where or whenever words are used here as a conjunction, so we can say that these words are conjunction as well as adverbs. We can think of four classes of adverbs: simple adverbs, interrogative adverbs, relative adverbs and sentence adverbs. तो बेसिकली हम इनको चार कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहली को बोल सकते हैं सिंपल एडवर्ब, और दूसरी को इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और तीसरी को रिलेटिव, और फोर्थ को सेंटेंस एडवर्ब, यानी कि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब्स, राइट? Now, on the behalf of this understanding, dear student, you have to do exercise number 1. Identify the adverbs and say what kind of adverb they are. इन verbs को identify करना है और आपने बताना है कि किस तरह की adverbs हैं। जैसे कि when did you reach the here? When did you reach here? So आप देखोगे कि when यहाँ पे हमने WH word use किया गया है टाइम को पूछने के लिए, तो ये भी एक adverb है। Here जो एक place को denote कर रहा है, तो ये भी एक adverb है। तो ये भी एडवर्ब है व्हेन, और हियर भी एडवर्ब है। तो इन दोनों को अंडरलाइन करना है, राइट? आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? सो इन दिस वे यू नीड टू फाइंड आउट द एडवर्ब्स इन दीज लाइंस, राइट? नेक्स्ट, सी पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब मींस एडवर्ब की बनावट। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly। तो ज्यादातर एडवर्ब्स को हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव के साथ हम ly ऐड करके उनको एडवर्ब्स बनाते हैं। जैसे क्विक, क्विकली, लेजी, लेजली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, लाउड, लाउडली, एक्टिव, एक्टिवली, केयरलेस, केयरलेसली, स्लो, स्लोली, इजी, इजली। तो हमने क्या करा, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं एंड वी हैव एडेड ly एंड आफ्टर दैट we have made them adverbs, right? Some adverbs have exactly the same form as adjectives. और कभी कभी क्या होता है, जो कुछ adjectives ऐसे होते हैं वो उनकी जो forms होती हैं adverb में भी same होती है, यानी कि उनकी spelling बिल्कुल same होती है as an adjective और as an adverb। adverb के रूप में और adjective के रूप में उनकी spelling बिल्कुल same होती है, परंतु उनके use के हिसाब से हम उनको adverb या adjective बोलते हैं। जैसे अ लेट लंच, यहाँ पे लेट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि लंच क्या है, एक नाउन है। लेट उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये लेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जो वर्ड किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, अब यहाँ पे लेट क्या है, यहाँ वर्क के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अ लॉन्ग जर्नी, जर्नी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जर्नी क्या है, एक नाम है, तो लॉन्ग क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया।
आई कांट स्टे वेरी लॉन्ग, अब यहाँ पे टाइम को बता रहा है, वेरी लॉन्ग यानी कि लॉन्ग स्टे के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे वो ज्यादा नहीं ठहर सकता, ज्यादा लंबे समय तक नहीं ठहर सकता, तो लॉन्ग यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो देखो यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग वी हैव यूज्ड हियर सेम वर्ड, but you can see that that is adjective and that is adverb, because it is it has been used here as an adjective because it is giving the extra information about the journey, but now it is qualifying the word stay, which is verb, right? Fast driver, the child ran fast, right? So early, late, hard, long, short, fast, straight, daily are common words that have same form as an adjective and an adverb. तो ये कुछ ऐसे words हैं जिनकी adjective के रूप में और adverb के रूप में forms जो होती हैं वो same होती हैं. Sometime when we form an adverb by adding ly to an adjective, we get an adverb with quite a different meaning. So we get two adverbs with the two different meanings. तो हम क्या करते हैं, ly ऐड करके adjective के साथ हम उसको adverb बनाते हैं, तो उसका meaning लगभग same होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम एडजेक्टिव के साथ ly ऐड करते हैं और उसका मीनिंग बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है, उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जैसे कि शी वर्कड हार्ड, शी हार्डली वर्क्स, तो हमने हार्ड के साथ, हार्ड वहां का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत परिश्रम करना, उसने वह बहुत परिश्रम करती है, मेहनत का वर्ड मीनिंग है, हमने एल वाई लगा दिया, हार्डली बन गया, बन तो गया एडवर्ब, परंतु यहाँ पे इसका मतलब है मुश्किल से, मुश्किल का मतलब है कि नहीं करती, शी हार्डली वर्क्स, वो मुश्किल से वर्क करती है, काम करती है, यानी कि हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो लगभग काम नहीं करती है, तो दोनों के मीनिंग अपोजिट हो गए, परंतु हमने एल वाई एड करके एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड करते हैं और उसका मीनिंग जो एडजेक्टिव का मीनिंग होता है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पे परिश्रम है इसका मीनिंग, और यहाँ पे क्या है, मुश्किल से इसका मीनिंग है, हार्डली, ऑलमोस्ट नॉट। He went direct to his father. It means direct means straight. The doctor will soon you see you directly. Directly means soon. तो यहाँ पे direct का meaning है straight. यहाँ पे directly का meaning है soon. I got late. We have not met him lately. Recently. यहाँ पे late का मतलब देर है. यहाँ पे lately का मतलब है recently, फिलहाल कुछ दिन पहले. Right? So we are getting the totally opposite meaning. Pairs of adverbs likely to be confused. कुछ वर्ब एडवर्ब्स ऐसी हैं जिनके मीनिंग हमें कंफ्यूज करने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट इज दैट हार्ड। हार्ड हमें पता है कि परिश्रम को बोलते हैं, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। डायरेक्ट हमें पता है कि डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट होता है, और डायरेक्टली हमें पता है कि सून होता है इसका मीनिंग। लेट, लेट का मतलब देर होता है, और लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली, कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले। शॉर्ट का मतलब कोई चीज छोटी होना, नो इनफ, और शॉर्टली का मतलब होता है नो लॉन्ग टाइम, मतलब थोड़े समय पहले। नियर का मतलब होता है पास, और नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। वाइड का मतलब होता है कि किसी चीज का चौड़ा होना, एज फार एज, और वाइडली का मतलब होता है बाय अ लॉट ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा। जस्ट का मीनिंग होता है एग्जैक्टली, जस्ट का मीनिंग होता है केवल या ओनली, हम जिसको बोलते हैं, और जस्टली का मीनिंग होता है एग्जैक्टली या फेयरली। मोस्ट का मतलब होता है लाइक वी कैन से दैट सबसे ज्यादा, सॉरी, मोस्ट का मतलब होता है अधिक, एंड मोस्टली का मतलब होता है सबसे ज्यादा, मेनली, right? So these are adjectives and adverbs, and these words are giving the almost opposite meaning. Clear? Now on the behalf of this understanding, form adverbs from the flowing words and use them in sentence of your own for oral practice. आपने इन words से adverbs बनाना है, और अपनी practice के लिए अपनी practice notebook पे इनसे आपने sentences form करने हैं, right? In exercise 3, fill in the blanks with the appropriate adverbs. आपने इन sentences में appropriate adverbs fill करनी है, जिस adverb की जहाँ पे जरूरत है वहां पे वो adverb आपने fill करनी है। जैसे
द काइट डिड नॉट गो वेरी हाई और हाईली मीन्स हाई, यहाँ पे हमें हाई वर्ड की जरूरत है, ऊंचाई वाले वर्ड को शो करने की जरूरत है। हाईली नहीं आएगा, हाई आएगा। तो इस तरह आपने यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 3, you need to see that which word is appropriate there, so you need to fill that appropriate word. Now let's talk about the comparison of adverbs. Adverbs of one syllable form their comparative by adding er or their superlative by adding est to positive. तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनका सिलेबल एक होता है, जिनके अंदर एक साउंड का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए बेसिकली वी ऐड ईदर er और est. if we need to make the comparative degree we need to use er, otherwise for making the superlative degree we need to add est, right? Like fast, faster, fastest, short, shorter, shortest, right? So in this way we make comparative and positive or comparative and superlative degrees. Point number 2, adverbs ending in ly from their comparative by adding more and their superlative by adding most. जो ऐसी adverbs जो ly पे end होती हैं, तो उनकी जो हम comparative और superlative degree बनाते हैं, तो उसमें मोर, उसमें क्या करते हैं, मोर या फिर मोस्ट ऐड करते हैं। नोट, बट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अर्ली आर अर्लियर एंड अर्लीस्ट। एक डिग्री ऐसी है जिसको हम बोलते हैं अर्ली, उसमें एल वाई ऐड किया हुआ है, उसके बावजूद भी हम उसमें मोर या मोस्ट नहीं ऐड करते। ये इसमें एक्सेप्शनल केस है, आपने ध्यान रखना है। तो इसकी कंपैरेटिव एंड पोस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। Point number 3, some adverbs form of degree of comparison in a irregular way. तो कुछ adverbs ऐसी होती हैं जिनकी superlative और comparative डिग्री बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे far, farther, farthest, far, father, farthest, ill or badly, worse, worst, late, later, last, much, more, most, well, better, best. तो जो फार है इसकी दो डिग्री हैं, फर्दर और फार्दर, फर्दर, फर्दर और फार्दर, राइट? तो बेसिकली जब हम पोजीशन की बात करते हैं और डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो पोजीशन और डिस्टेंस के लिए हम दोनों यानी कि फर्दर को यूज कर सकते हैं, परंतु फार्दर को हम सिर्फ डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज आप पानीपत में हो, आप कहते हो कि आपको पता है कि पानीपत में अगर आप हो और पानीपत से करनाल ज्यादा दूर है, घरोंडा इतनी दूर नहीं है, घरोंडा पास में है क्योंकि पहले घरोंडा आता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो करनाल इज फार्दर देन घरोंडा फ्रॉम हेयर, फ्रॉम पानीपत। ठीक है, यानी कि करनाल जो है वो ज्यादा दूर है पानीपत, घरोंडा की अपेक्षा पानीपत से, राइट? तो वहां पे फर्दर भी लगा सकते हो। तो डिस्टेंस को शो करने के लिए आपने फर्दर या फार्दर दोनों यूज कर सकते हो, परंतु पोजीशन को शो करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ आई विल नॉट स्पीक फर्दर, मैं आगे नहीं बोलूंगा, तो वहां पे हमने फर्दर यूज करना है, फार्दर नहीं यूज करना। डिस्टेंस के लिए आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, परंतु पोजीशन के लिए आपने सिर्फ फर्दर यूज कर, राइट? दिस इज ऑल अबाउट दिस। Exercise number 4, fill in the blanks with the positive, comparative or superlative degree of the adverb given in the brackets. आपने brackets में जो डिग्री दी गई हैं उनमें आपने superlative, comparative या positive degree fill करनी है according to the need, according to the sense, right? Like only those who work hard succeed in life. तो यहाँ पे हमने इसकी पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है, हमने जो का तो इसको यहाँ पे फिल कर देना, right? So here you need to understand which degree you need to fill here, right? So in this way you have to this exercise, you have to do this exercise. Point number E, position of adverbs. Adverbs of manner, place and time are placed after the verb if the adverb is intransitive and after the object of the verb is transitive. So here, dear students, we have to understand where should we write the adverbs in the sentence. तो हमें adverbs को sentence में कहाँ लिखना चाहिए? तो हमें यहाँ बताया गया है कि जो adverbs of manner है, adverbs of place है, adverbs of time.
टाइम, प्लेस एंड मैनर, राइट। तो ये जो एडवर्ब्स हैं इनको हमें वर्ब के बाद लिखना होता है, राइट। अगर उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यानी ट्रांसिटिव वर्ब दी हुई है तो उसके बाद लिखने हैं। जैसे द थीफ रैन फास्ट, यहाँ पे रैन दिया गया है जो वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमने यहाँ पे फास्ट लिख दिया है, राइट, जो मैनर को शो करती है। ये वर्ड फास्ट वर्ड जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो हमने रैन के बाद हमने यूज कर लिया। तो अगर यहाँ पे रैन के बाद यहाँ पे कोई और वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो तब हम उसको ऑब्जेक्ट के बाद लगाते। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को हमें वर्ब के बाद लिखना चाहिए। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए, राइट। लाइक द आर्टिस्ट प्लेड हर पार्ट इफिशिएंटली। हर पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इफिशिएंटली क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है। We took this decision yesterday। so yesterday क्या हो गया, adverb of time हो गया। तो यहाँ पे हमने this decision के बाद लिखा है जो ऑब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो adverb of manner, place और time को उसके बाद लिख दो। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है, राइट। पॉइंट नंबर 2, For emphasis, adverb of time may be placed in the beginning of sentence also। तो कभी कभी हम emphasis करने के लिए, emphasis का मतलब है कि उस बात पे ज्यादा दबाव देने के लिए हम कुछ adverbs को, basically adverbs of time को sentence के starting में भी use कर सकते हैं। जैसे कि we went to museum yesterday। अब यहाँ पे हम yesterday पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे, हम इस बात पे ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि yesterday को हम म्यूजियम गए थे। हम इतना दिखाना चाह रहे हैं कि हम यस्टरडे को म्यूजियम गए थे। हम इसको इम्फसाइज नहीं करने चाहते यस्टरडे को। अगर हमें उस बात को इम्फसाइज करना है यानी कि यस्टरडे को हमने हाईलाइट करके दिखाना है तो हम बोलेंगे यस्टरडे वी वेंट टू म्यूजियम। तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम म्यूजियम तो गए थे परंतु हम यस्टरडे को गए थे, तो हम यस्टरडे वर्ड को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपने एडवर्ब ऑफ टाइम को आपने एम्फेसिस करना हो, जोर दे के दिखाना हो, तो आप उस कंडीशन में उनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, समटाइम्स, often, etc। adverb of degree, almost, nearly, quite, just, etc। Sometimes adverb of manner are placed after the verb if the verb is are, were or will be। अगर हमारी adverbs क्या होते हैं, is are, was were, will be होती हैं, adverb frequency या degree होती है, तो हमें उसके उनके बाद यूज करना होता है। जैसे कि she is often absent from the school। often क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बारंबारता को दिखा रही है। ये एडवर्ब बता रहे हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, तो उसको हमने इज एम आर के बाद यूज करना है, राइट। उसी तरह एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, डिग्री और मैनर जो है, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। अगर वर्ब क्या होती है, वन वर्ड की होती है, तो हमने उसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी यूज कर सकते हैं। जैसे संध्या नेवर फॉरगॉट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये एक वर्ड की बनी हुई वर्ब है, तो इनके बीच में यूज कर लिया। हिज अंकल नियरली लॉस्ट, तो वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, इसके बीच में यूज कर लिया, राइट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। फर्स्ट वर्ड के बाद यूज करना होता है अगर वो वर्ब एक वर्ड से ज्यादा की बनी है। जैसे वी शुड नेवर डिसओबे, तो यहाँ पे शुड और डिसओबे क्या है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे हमने उसके बीच में यूज कर लिया। द पोस्ट मैन हैड जस्ट डिलीवर्ड द मेल, तो डिलीवर और हैड दोनों ही वर्ब है, तो जस्ट को उसके बीच में यूज कर लिया। बिफोर द verbs have to and used to। हैव टू और यूज टू जब हम वर्ब्स यूज करते हैं हमें उससे पहले यूज करनी होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे वी often had to work तो on Sundays, तो often को हमने had to से पहले यूज कर लिया है। he always used to visit, always को हमने उससे पहले यूज कर लिया है। तो these rules you have to learn and understand and then you need to remember। Fourth point, when an adverb modify an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or the adverb। जब कोई एडवर्ब, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जब कोई वर्ब किसी और एडजेक्टिव को या किसी और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब।
तो जिसको ये मॉडिफाई करती है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, तो वो उससे पहले यूज करनी होती है। जैसे कि द द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, तो ये वेरी जो वर्ड है वो ब्यूटीफुल वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए हमने उससे पहले लिख दिया। दे अग्रीड टू द प्लान क्वाइट हैप्पीली, तो क्वाइट हमने किसके बारे में लिखा है, हैप्पीली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा है, तो हमने उससे पहले लिख दिया। तो एडवर्ब जब किसी दूसरी एडवर्ब को या दूसरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हो, तो हमें उससे पहले लिख देना होती है। नेक्स्ट, the adverb enough is always placed after the word is modified. Yes, the adverb enough is always placed after the word it modified. तो adverb जिस word को modify करती है ना, उस word के बाद लिखी जाती है। कौन सी? enough word। जैसे he's intelligent enough, तो ये enough है, वो intelligent के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, परंतु enough में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, एक्स्ट्रा रूल समझ लो आप, कि enough को हमें जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा होता है उस वर्ड के बाद लिखना होता है। द टीचर स्पोक लाउड इनफ, लाउड को इनफ यानी कि इनफ लाउड को क्वालिफाई कर रहा है, परंतु ये उसके बाद लिखा जाता है। इससे पहले वाले रूल में हमने क्या सीखा था कि जो एडवर्ब किस वर्ड किसी और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही हो तो उससे पहले लिखना है, परंतु इनफ के साथ उल्टा होता है, राइट। द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, तो ओनली जो वर्ड है वो उस वर्ड से पहले प्लेस किया जाता है जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा हो, जिस वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो। नोटिस हाउ इन द फ्लुएंट सेंटेंसेस द मीनिंग चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वर्ड ओनली। आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे ओनली की पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग में भी कैसे चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि जिस वर्ड को ओनली मॉडिफाई कर रहा हो उस वर्ड से पहले लिखना है। ओनली ही प्रोमिस टू गिव मी बुक्स, यानी किसी और ने प्रॉमिस नहीं किया, सिर्फ उसने ही प्रॉमिस किया। फिर मैं लिखा ही ओनली प्रॉमिस टू गिव मी बुक्स, तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है बुक देने का, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। थर्ड सेंटेंस है ही प्रोमिस टू गिव मी ओनली बुक्स, यानी कि उसने प्रॉमिस किया है मुझे देने का, परंतु सिर्फ बुक्स देने का। तो देखो ओनली की पोजीशन को चेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग में भी चेंज आ जाता है। 7. When there are two or more adverbs after a verb and its subject, the normal order is adverb manner, adverb place, adverb time. जब कोई सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाती हैं तो मैनर, प्लेस और टाइम को लिखा जाता है, इस सीक्वेंस में लिखा जाता है, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। जैसे कि she sang sweetly in the concert late evening, ये sweetly क्या है? मैनर, ये प्लेस, ये टाइम, राइट। अगर आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है तो आपने एक वर्ड याद रखना है, उसको बोलते हैं एम्प्टी। एम्प्टी मींस ई एम पी टी वाई, ई एम पी टी वाई। इसमें जितने वाउल्स हैं यानी कि ई और वाई को हटा दो, क्या रह गया? एम पी टी। तो एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम, राइट। तो इस तरह इस एक्रोनिम को याद रखना है, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, राइट। तो ई और वाई को हटा दो, एम पी टी। तो एमपीटी यही इसका सीक्वेंस है, मैनर, प्लेस एंड टाइम। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म एट 6 p.m. प्लेस and this is time. Clear? On the behalf of this understanding, you have to do this exercise. And dear students, rest of things we will understand in the next class.